देखो सबसे पहले आओ, हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट का नाम क्या है पता है? अकाउंट्स, सबको पता है। हम लोग बेसिकली अकाउंटेंसी बोल के सब्जेक्ट जो है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। इच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली नोट डाउन करना, जहां डाउट लगे रेस करना। अकाउंटेंसी, देखो सबसे पहले ये आओ, ये अकाउंटेंसी एग्जैक्टली है क्या, पहले ये समझो। कोई बता सकता है व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंटेंसी? कोई भी, एनीवन? तुम लोग का कॉमर्स था, किसी का? किसी का कॉमर्स नहीं था। कुछ आइडिया? तुमको आइडिया है पता? अच्छा लेकिन आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। तुम बता सकता है लेकिन आइडिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो अकाउंटेंसी क्या है ना, जैसे अगर सपोज कर लो हम और तुम बात कर रहे हैं, हम तुमको कुछ बता रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बिकॉज यू नो द लैंग्वेज, तुमको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पता है। अगर मैं सपोज करो लैटिन भाषा में बोलना चालू करूँ, पेरिस में बोलना चालू करूँ, तुमको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, रीजन तुमको लैंग्वेज नहीं आता है, राइट? तो क्वेश्चन कम्स टू अकाउंटेंसी क्या है पता है? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी इज द सिंपल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नथिंग, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? तो अकाउंटेंसी कुछ और नहीं है, ये लैंग्वेज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो और जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं वो समझ जाते हैं। तुम लोग बोलेगा सर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अकाउंटेंट क्या होता है, ये भी समझना है ना। तुम लोग धीरे धीरे करके सारे टर्म समझोगे। आज की क्लासेस हम लोग बेसिक फ्रेमवर्क पे रखेंगे, ये अकाउंटिंग होती क्या है, राइट? फिर धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। तो अभी सबसे पहले आओ, ये अकाउंटेंसी मैंने क्या बताया, अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक लैंग्वेज होता है। और ये लैंग्वेज किसकी होती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। लैंग्वेज तो सबको पता है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब एक मीडियम है जिसके थ्रू हम दूसरों की बातों को समझ पाते हैं, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे भी यही चीज है कि ये लैंग्वेज अकाउंटेंसी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बातें, वो जो काम कर रहे हैं वो समझ पाते हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहले आता है, सर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहला पार्ट तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या? आपने तो बोल दिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या बिजनेस। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के, मतलब छोटा सा ऐसे इमेज फॉर्म बना के कुछ बताता हूं। ये सपोज कर लो ये एक पर्सन है, ठीक है? अब ये पर्सन क्या कर रहा है ना, ये सोच रहा है कि मुझे क्या, इसका नाम भी ले लेते हैं, इसका नाम सपोज कर लो हम लोग रख लेते हैं, इसका नाम है चिंटू। चिंटू क्या सोच रहा है ना कि मेरे को ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करनी चाहिए, जिस एक्टिविटी के थ्रू मैं कुछ सपोज कर लो कुछ सामान खरीदूं, और जिस प्राइस पे खरीदूं उससे कुछ ज्यादा मैं उसको बेच दूं, राइट? तो ये क्या करने का सोच रहा है? कुछ एक्स्ट्रा लेने का सोच रहा है। और बिजनेस की लैंग्वेज में उस एक्स्ट्रा को क्या बोला जाता है पता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट करने, ये तो सबको पता होगा, प्रॉफिट कुछ एक्स्ट्रा लेने का सोच रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और जब भी कोई पर्सन प्रॉफिट कमाने की सोचता है और जिस एक्टिविटी के थ्रू कमाने की सोचता है, उस एक्टिविटी को क्या बोला जाए? बिजनेस बोला जाए, बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है? तो ये पर्सन क्या किया, बोलता है मुझे बिजनेस करना चाहिए, और ये एक बिजनेस स्टार्ट किया। और जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो ये इसका बिजनेस है। तो बिजनेस को नाम दिया जाता है, तुम लोग को पता है, जैसे हम लोगों को नाम दिया गया एक, राइट? तो बेसिकली हम लोगों को नाम दिया गया, तो बिजनेस को भी हम लोग क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। जैसे नॉर्मली सोचो, मेरा नाम क्या है, राजेश नाम। मैंने अपने कोचिंग क्लासेस का नाम क्या दिया? राजेश नांगलिया क्लासेस, राइट? तुम लोग जैसे सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर कौन है? मुकेश अंबानी, राइट? मुकेश अंबानी ओनर है। इसमें भी तुम लोग जब 12th में जाएगा तो बताएगा एक्चुअली में वही ओनर नहीं है। हम लोग भी या तुम्हारे पेरेंट्स भी ओनर हो सकते हैं अगर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स होल्ड करते हैं वो तो। बट क्वेश्चन इज वो मेजोरिटी स्टेक होल्ड कर रखे हैं, यानी सारी डिसीजन उनके पास है, तो हम लोग उन्हीं को ओनर बोलते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये आता है, रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एक अलग पर्सन है, लेकिन उनका जो बिजनेस है उसका नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री, राइट ना?
सिमिलर वे ये चिंटू बोलता है अपने पापा को, पापा मुझे ना एक बिजनेस करना है और बिजनेस में जो करूंगा उसमें प्रॉफिट कमाना है बहुत। पापा बोले ठीक है भाई कर ले तुम। तो बोला ठीक है मैं बिजनेस करता हूं, बिजनेस को मैं एक नाम दे देता हूं, मेरा बिजनेस का नाम ये रहेगा चिंटू लिमिटेड। इसने बिजनेस को नाम दिया चिंटू लिमिटेड, ये उसका बिजनेस है। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अब एक चीज सोचो, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और चिंटू में दोनों में एक डिफरेंस क्या दिख रहा है तुम लोगों को? दो अलग अलग पर्सन है, एकदम सही है। अब दो अलग अलग पर्सन में भी जो चिंटू है उसकी तबीयत खराब हो सकती है, तो सर्दी खांसी हो सकती है। लेकिन ये जो चिंटू लिमिटेड को सर्दी खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि चिंटू नेचुरल पर्सन है और चिंटू लिमिटेड कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, राइट ना? आर्टिफिशियल पर्सन है ना चिंटू लिमिटेड। तो चिंटू लिमिटेड जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, ये बात है, समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है चिंटू क्या करेगा? चिंटू बिजनेस जब करेगा ना तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों अलग अलग पर्सन है। चिंटू अलग है, चिंटू लिमिटेड अलग है। भले ही चिंटू जो है वो उसको ओन करता है ना चिंटू, चिंटू लिमिटेड को। तो इसका मतलब क्या मैं चिंटू को ओनर बोल सकता हूं? बोला जा सकता है ना, चिंटू इज द ओनर ऑफ द चिंटू लिमिटेड। अब चिंटू ने क्या किया, बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो चिंटू ने क्या किया, पापा से 20 लाख रुपए, वो 20 लाख रुपए लेके किसे दे दिया? चिंटू लिमिटेड को दे दिया। तो ये 20 लाख रुपया उसने चिंटू लिमिटेड को दिया। तो ये जो 20 लाख रुपया चिंटू लिमिटेड को चिंटू दे रहा है, इसे एक अकाउंट्स में टर्म दिया जाता है, ये लड़का कैपिटल बोल रहा है, पता है कैपिटल। तो बेसिकली जब भी ओनर अपने बिजनेस को कुछ पैसा देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये सब चीजें छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा और हर चीजें नोट डाउन भी करते जाना। कैपिटल, ठीक है भाई। ओनर ने बिजनेस को जो भी अमाउंट दिया, द अमाउंट इज टर्म्ड एज अ कैपिटल। अब चिंटू लिमिटेड क्या करने वाला है? चिंटू लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका छोटा सा मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, बिजनेस का डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तो ओनर है। अब एक चीज और ध्यान दो, ओनर जो है ये एक ही ओनर दिखाई दे रहा है तुमको कि दो चार ओनर दिखाई दे रहे हैं? एक ही ओनर दिखाई दे। तो जब भी तुमको एक ही ओनर दिखाई दे, एक मतलब सोल पर्सन ना, सोएली सोल, इसको ओनर को प्रोप्राइटर भी बोला जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो चिंटू है इसका जो ये है कौन, चिंटू ओनर है ना, इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम लोग सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज द अनदर टर्म व्हिच इज यूज्ड इन अगेंस्ट ओनर। ओनर के बदले आप प्रोप्राइटर वर्ड यूज कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटर वर्ड यूज कर सकते हो। चिंटू तो समझ में आया, ओनर है मतलब ओन करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन who works for owner and helps him आइए भेज दीजिए उसे। लेट कर दी, मैं इसकी क्लास लेता हूं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चिंटू लिमिटेड उसने जब नाम दिया तो इन सच केस उसने बोला कि भाई मुझे तो बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा तभी ना वो कुछ काम करेगा। तो उसने चिंटू ने घर से 20 लाख रुपए लाके बिजनेस को दे दिया। तो जब भी ओनर बिजनेस को अपने घर से कुछ पैसा देता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, कैपिटल दे दिया। चिंटू लिमिटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसमें मैंने क्या बोला, आर्टिफिशियल पर्सन हु वर्क्स फॉर ओनर एंड हेल्प्स हिम इन अर्निंग प्रॉफिट। यही वो पर्सन है जो अल्टीमेटली ओनर को हेल्प करता है प्रॉफिट कमाने में, राइट? और कुछ नहीं है। अब ये बहुत तरीके का होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है, वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे।
अभी हम लोग आ जाते हैं इसके बाद, ये 20 लाख रुपया जो ओनर ने बिजनेस को दिया, तो बिजनेस क्या करेगा, सिर्फ उसको लेके रख लेगा ना, अब कुछ एक्टिविटी करनी है। तो एक्टिविटी क्या करनी है इसमें ध्यान दो, उस चीज में अपने आ रहे हैं। देखो बिजनेस ने क्या किया ना, कुछ गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स ₹3 lakhs, कुछ गुड्स खरीदा गया, गुड्स मतलब कोई सामान खरीदा जिसको बेचा जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें से क्या किया गया ना, वो जो गुड्स खरीदा गया उसमें से कुछ गुड्स को उसने बेच दिया, गुड्स सोल्ड, दैट इज यू कैन से सपोज कर लो 4,10,000 में गुड्स बेचा गया। सारा गुड्स नहीं बेचा गया था, गुड्स बच भी गया था, गुड्स अनसोल्ड ₹50,000। ये तो खाली गुड्स को खरीदा गया बेचा गया उतनी कहानी है, बिजनेस खाली उतने से ही चल जाएगा नहीं ना। तो बिजनेस चलाने के लिए क्या होगा, उसने एक ऑफिस स्पेस ली, उसका रेंट पे किया जाता है, और एक स्टाफ रखा गया, उसको कुछ अमाउंट दिया जाता है, उसको जो अमाउंट देते हैं उसको क्या बोलेंगे, सैलरी दी जाती है, राइट। तो बेसिकली सपोज कर लो कुछ और भी अमाउंट्स है जो हम लोग पे कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ रेंट है जो है सपोज कर लो 60,000, सैलरीज है, अकाउंट्स क्या होता है वो मैं समझाना चाह रहा हूं इसके थ्रू, रटना नहीं है कुछ भी, समझना है। सैलरी है 40,000, सपोज कर लो इलेक्ट्रिसिटी है 30,000, ये सारा एक्सपेंडिचर्स है, इन सबको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स मतलब क्या हुआ, जो खर्चे किए गए हैं। अब बेसिकली क्या हुआ, बिजनेस ने क्या किया, ओनर के लिए, चिंटू के लिए ये सारे काम किए, गुड्स खरीदा, गुड्स को बेचा, कुछ गुड्स बचा के रख लिया, राइट, और कुछ खर्चे किए, सब है। तो इन सबको क्या बोला जाता है पता है, कुछ आइडिया है, कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। तो ये सब जो अल्टीमेटली जो जो भी एक्टिविटी ये बिजनेस कर रहा है, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ध्यान रखना। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है, जो भी, ये अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी खाली ऐसे ही बता रहा हूं। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है, बिजनेस जो भी एक्टिविटीज करता है इन द टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म में कोई भी एक्टिविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। ये बाद में लिखवाऊंगा अभी मैं। तो बेसिकली देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम क्या कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो वो क्या है, एक एक्टिविटी तो है। तुम गेम खेल रहे हो, वो क्या है, एक एक्टिविटी तो है। बेसिकली दैट आर टर्म्ड एज एन इवेंट्स, अकाउंट्स उसको बोलता है इवेंट्स है, एक्टिविटी स्पेसिफिकली नहीं बोलता है, इवेंट्स है। लेकिन गेम खेलना क्या तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट लाके देगा, तो वो सिर्फ इवेंट ही। बट अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट आ सकता है, उसे अपने क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में यही डिफरेंस होता है, इवेंट्स मतलब कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, दैट इज नोन एज एन इवेंट। बट अगर उस इवेंट में मॉनेटरी मूवमेंट हो, मतलब मनी का मूवमेंट हो रहा है जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो दैट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। जैसे तुम बिजनेस के लिए एक एसी खरीदते हो ऑफिस में लगाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, ट्रांजैक्शन। ये पैसा जाएगा ना, भले ही तुम बोलेगा सर हम पैसा नहीं दिया, हम तो उधार पे खरीद के लिए आए, देना पड़ेगा ना पैसा, ट्रांजैक्शन। बट अगर सपोज कर लो यही एसी तुम घर के लिए लेके जाता है, तो उसको क्या बोलोगे। ध्यान रखना, हम लोग बिजनेस में ये चिंटू जो है और चिंटू लिमिटेड है, तुम अकाउंट्स किसके लिए समझ रहे हो, अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ होम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चिंटू की लैंग्वेज नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज है। तो ये चीज ध्यान रखना, हम जो अकाउंट्स सीख रहे हैं वो किसके बुक्स में करने के लिए सीख रहे हैं, चिंटू लिमिटेड के बुक में, चिंटू के बुक में नहीं। यानी हमेशा अकाउंट जो बनता है बिजनेस के लिए बनता है, पर्सनल के लिए नहीं बनता है। तो अभी चाहे जैसे मैंने बोला, मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा, एसी खरीदा अपने घर के लिए, तो क्या वो ट्रांजैक्शन है, नहीं, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपनी, इवेंट। ठीक है। ट्रांजैक्शन कब होगा, अगर मैं एसी या रेफ्रिजरेटर या लैपटॉप या कंप्यूटर ऑफिस के लिए खरीदता हूं, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब आओ, ये सारी जो एक्टिविटी हुई ना, बस इसी को लिखना है, और लिखना इस तरीके से। अल्टीमेटली अकाउंट जो लैंग्वेज है, तुमको जानना क्या है, तुम अकाउंट्स कर रहे हो, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, बिजनेस क्या करेगा, ये आर्टिफिशियल पर्सन तुमको किस में हेल्प कर रहा है। देखो मैंने क्या लिखाया, ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो तुम्हारे लिए काम करेगा और तुमको हेल्प करेगा किस में, प्रॉफिट कमाने में। हमारे मन में तो रहेगा भाई बताओ तो प्रॉफिट कितना हुआ,
बस यही चीज तुमको अकाउंट्स में यही चीज समझना है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, जो मेरा बैक ऑफ द माइंड मोटिव है कि प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ भी कि नहीं हुआ, ये सब जानना है। यही सब जानने को हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। लेकिन यही सब जानने के लिए पीछे बहुत सारी चीजें और आ जाती है। अदरवाइज तो अल्टीमेटली तुमको जानना यही है भाई मेरा पोजीशन क्या है, मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। फिर उतने से जानने के लिए तुमको और बहुत सारे चीजें करनी पड़ेगी, तो उन सबको हम लोग समझेंगे। तो अभी सबसे पहले आता है ये जो इंफॉर्मेशन थी ना, हम लोग को यहां पे ये समझना है, फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ चिंटू लिमिटेड। हमें चिंटू लिमिटेड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो चिंटू लिमिटेड का प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अपने को समझना होगा। तो चिंटू लिमिटेड का प्रॉफिट, अभी देखो तुम लोग अभी ना अकाउंट सीखा नहीं है, तो अकाउंट्स का एकदम बेसिक लेवल में हम लोग चीजें समझेंगे। प्लस माइनस करना तो सभी को आता है ना, हम लोग उसी तरीके से समझेंगे। तो देख हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए यहां पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रॉफिट स्टेटमेंट और बहुत सिंपल सी चीजें तुम लोग को आराम से समझ में आएगी। लेकिन अगर समझ में जहां भी नहीं आए प्लीज पूछना, सिर्फ कॉपी मत करना। स्टेटमेंट इसी को बोलते हैं। स्टेटमेंट में क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में अपने क्या करते हैं ना, एक कॉलम जो रहता है जिसको पर्टिकुलर्स बोलते हैं, पर्टिकुलर्स मतलब इंफॉर्मेशन वहां पे लिखेंगे। नहीं डेबिट क्रेडिट अभी डिस्कस ही नहीं किया, डेबिट क्रेडिट में हम गया ही नहीं है अभी। नहीं कुछ नहीं करे, ट्रेडिंग ये सब तुम चाहिए मत की, ट्रेडिंग क्या होता है हम लोग समझे ही नहीं अभी, ट्रेडिंग क्या होता है, पीएल क्या होता है। हम बस प्रॉफिट निकालना सिखा रहे हैं, और प्रॉफिट निकालना भी सिखा रहे हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अभी मत जाओ कि हम लोग जैसे कोई बच्चा जैसे बोला ट्रेडिंग कुछ होता है ट्रेडिंग, लेकिन अभी हम लोग उसमें जा ही नहीं रहे हैं। अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे एक हेडिंग दे रहे हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट। मतलब हम लोग एक ऐसा तरीका फॉलो कर रहे हैं जो तरीका सबको समझ में आएगा। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आता है, तुमने गुड्स बेचा, वही तो तुमको पैसा देगा ना, प्रॉफिट देगा ना। गुड्स जो बेचा वही तो प्रॉफिट देगा। तो सबसे पहले तुम क्या लोगे पता है, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड, कितने का गुड्स बिका है, 4,10,000। सर कुछ गुड्स तो अनसोल्ड भी रह गया, तो वो भी तो मेरा ही है ना। गुड्स अनसोल्ड, कितने का अनसोल्ड है, 50,000 ना। देखो जो भी तुम्हारे पास गुड्स था, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, जो भी तुम्हारे पास गुड्स था उसमें से तुमने 4,10,000 में उसको बेच दिया और कुछ रख के रख लिया, तो जो भी गुड्स तुम्हारे पास था उसको ऐड ऑन कर दो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। कि मैंने इतना में बेच दिया और इतना बचा हुआ, तो मेरा जो गुड्स था ना, मैंने जो खरीदा था उसकी ये वैल्यू हो चुकी है। समझ में आ रहा है, वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ गुड्स खरीद के बेच दिया, तो जो गुड्स मैंने खरीद के बेच दिया, जो बेचा उसकी वैल्यू 4,10,000 है, तो उसकी वैल्यू इतनी हो गई ना 4,10,000, और जो बचा हुआ उसकी वैल्यू जो है वो है। तो मेरे पास आज के दिन जो मैंने गुड्स खरीदा था उसकी वैल्यू इतनी हो चुकी है। ये टोटल कितना हो रहा है, 4,60,000। अब देखिए ये जो वैल्यू है, तुमको अल्टीमेटली गुड्स जो खरीदा, सपोज कर लो मैंने ये दो सामान खरीदा था, राइट। ये दो सामान जो खरीदा इसमें से टोटल जो खरीदा था मैंने किस प्राइस पे खरीदा था, 3,00,000 में। मैंने इसको सेल आउट कर दिया 4,10,000 में, तो इसके मेरे पास 4,10,000 आ गया ना, मेरे पास 4,10,000 आ गया। और ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, 50,000। तो मैंने जो भी सामान खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4,10,000 प्लस 50,000, राइट। वैल्यू की बात कर रहे हैं अब अपने। तो यहां पे बात करते हैं, लेकिन ये जो सामान मैंने खरीदा था कितने में खरीदा था, 3,00,000 में। तो एक काम करते हैं, लेस कर देते हैं ना 3,00,000 इसमें से, लेस कॉस्ट ऑफ परचेजेस। कॉस्ट ऑफ परचेजेस कितना है, 3,00,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख तुम जो 3,00,000 अंडर द ब्रैकेट देने का मतलब क्या होता है पता है, मैंने यहाँ पे लेस लिख दिया लेकिन उसके साथ साथ ब्रैकेट भी डाल दिया। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस का। तुम एक चीज सोचो, मैंने जो सामान 3,00,000 में खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4,60,000, है ना। इसका मतलब मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 1,60,000। दैट इज द प्रॉफिट फॉर मी।
तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा लेस, 1,60,000 यहां पे आ गया। अभी कुछ मत लिखो इसको। अब इसमें ये जो 1,60,000 मेरे पास आया, क्या ये पूरा मेरे पास ही रहेगा? नहीं भाई, मैंने ना कुछ रेंट भी पे किया है, मैंने कुछ सैलरीज भी दी है, मैंने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पे किया है, ये भी तो मैं यहीं से दूंगा। तो इन सबको माइनस कर देता है, फिर पता चलेगा मेरे पास कितना बचा। आ रहा है समझ में? तो यहां पे हम इन सबको लेस कर देंगे। लेस भाई, इस 1,60,000 पूरा मेरा नहीं है, मुझे यहां पे रेंट देना पड़ा है। कितना रेंट देना पड़ा है? 60,000। और मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ा सैलरीज का, कितना? 40,000। मुझे कुछ अमाउंट किसका देना पड़ा है? इलेक्ट्रिसिटी का, जो कितना है? 30,000। मतलब ध्यान दो, मैंने जो 1,60,000 कमाया, उस 1,60,000 में से इतना उतना अमाउंट मुझे देना पड़ गया। तो कितना अमाउंट मुझे देना पड़ा टोटल? अब मेरे पास 30,000 बच गया। दिस 30,000 इज नोन एज व्हाट? इसी 30,000 को हम प्रॉफिट बोलते हैं। यही तुमको निकालना है, ये इस तरीके से नहीं निकाल। अकाउंट्स में एक अलग तरीका होता है, कुछ अकाउंट्स बनते हैं। लोग तो सिर्फ सीखना चाह रहे हैं ना, अभी ऐसे एकदम स्टार्टिंग लेवल पे स्क्रैच से समझ रहे हैं। अपनी बेसिक मैंने समझाया, देखो इसी को तुमको निकालना है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसके बीच में बहुत सारी कहानियां आएंगी, उसको समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ये एक सिंपल लैंग्वेज में, एकदम लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया कि कोई भी इंसान बता सकता है प्रॉफिट इतना हुआ, तो तुम लोग को भी समझ में आ गया। और अकाउंट्स में यही चीज करना है। इसमें इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? इसको अपने क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर्स है ना, ये खर्चे हैं। अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे देख, तुमको क्लासरूम है, तो तुम्हारे मन में एक इमेजिनेशन आता है क्लासरूम में क्या होगा? बोर्ड होगा, डिजिटल बोर्ड होगा, बेंचेस होंगी, एसी होगा, सर होंगे, कुछ और स्टूडेंट्स होंगे। यही तो तेरे दिमाग में रहता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, तुमको हर हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स बहुत सिंपल है। तुमको नॉर्मल लाइफ से, जनरल लाइफ से रिलेट करना है। जो अभी मैंने बोला, तुम्हारे दिमाग में क्या है, एक क्लासरूम में क्या होगा, इमेजिनेशन है ना। तीन चीज, अकाउंट्स करना मतलब बिजनेस, तो बिजनेस में क्या होगा? बिजनेस करने का मतलब देख, तुमको अभी अभी क्या दिखाई दिया? ये सब चीजें दिखाई दी ना। तुमने गुड्स खरीदा, तब परचेज होगा, सेल्स होगा, ये सब होगा ना। गुड्स खरीदोगे, गुड्स बेचोगे, मतलब ट्रांजैक्शंस होंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, इनकम अर्न करोगे, कुछ खरीदोगे। जैसे अब तुम्हारे पास जो स्टॉक बचा रह गया, वो क्या है तुम्हारा? यू ओन दैट ना। सपोज कर तुम लोग सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल तुम्हारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है क्या? लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन होता है, किसी को देना पड़ेगा, ऐसा है? नहीं ना। तुम ओन करते हो ना उसको, तुम्हारा है ना। दैट इज नोन एज एन एसेट। एसेट मतलब क्या? समथिंग विच यू ओन, जो तुम्हारा है। तुम उसको बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कुछ पैसा मिल सकता है। दैट इज नोन एज एन एसेट। एसेट मतलब समथिंग विच यू ओन। अभी लिखना मत इसको, ये एकदम सिंपल सी चीज, मैंने लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ कि चीजों को समझो कि इसे क्या बोलते हैं। जब अपने को लिखना होगा मैं बताऊंगा क्या नोट डाउन, जैसे नॉर्मली नोट डाउन कर सकते हो। कई बार क्या होता है, एक चीज ये भी ध्यान रखना, नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स, हर जगह ध्यान रखना। लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो देख हम लोग टीचर्स लोग बार बार एक ही चीजों को पढ़ा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ बोल के निकला, हमको लगता है तो बहुत सिंपल सा चीज है, सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन तुम नया नया सीख रहे हैं, तो जरूरी है तुमको समझ में आया होगा। तुमको लगता है नहीं नहीं सर तो ये नया बताया, मेरे को नोट डाउन कर लेना चाहिए, और हम लोग को लगता है नहीं क्या दरकार है इसको नोट डाउन करने की, तो सिंपल है। बट हमेशा ध्यान रखना, तुमको अपनी सिचुएशन को देखना, अपने अकॉर्डिंगली मूव करना, ठीक है ना। तो अपने अभी आते हैं यहाँ पे, बेसिकली जो ये एसेट मतलब बिजनेस में एक एसेट होगा। एसेट मतलब समथिंग विच यू ओन। और लाइबिलिटीज भी होती है। लाइबिलिटीज मतलब क्या हुआ? समथिंग पेएबल, योर ऑब्लिगेशंस आर टर्म्ड एज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में भी बहुत सारा पार्ट होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, बहुत सारा डिविजन होता है। अभी वो सब नहीं समझेंगे, आज की क्लास एकदम बेसिक फ्रेमवर्क पे मूवमेंट करेगी, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोग क्या समझे, बिजनेस में बहुत चीजें होंगी, एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, एक्सपेंडिचर्स होंगे, इनकम्स होंगे, और क्या होगा? ओनर का पैसा भी तो होगा। और ओनर के पैसों को क्या बोला जाता है? कैपिटल। देखो अभी हम लोग बेसिक एक चीज समझे टर्म में कि कैपिटल बोल के कुछ होता है। कैपिटल मतलब द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है फॉर बिजनेस इज नोन एज द कैपिटल। एक ओनर बिजनेस को पैसा तो दे दिया, इतना सारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कर लिया। ट्रांजैक्शंस करने के बाद बिजनेस बोला देख तेरा 30,000 का प्रॉफिट है,
तब ओनर का कैपिटल इस प्रॉफिट को अर्न करने के बाद कितने का हो गया? 20,30,000 का। ओनर ने, सपोज करो तुम लोग बिजनेस हो, मैं ओनर हूं, मैंने तुम लोग को 20 लाख रुपया दिया, बोला मेरे लिए काम करो, तुम लोग काम करके उसको 30,000 रुपया और एक्स्ट्रा, 30,000 ही तो एक्स्ट्रा बनाया और तो कुछ किया ही नहीं। तो अब तुम मेरे को कितना पे करेगा? अगर हम बोले छोड़ो अब बिजनेस बंद, अब नहीं करना है, तो तुमको मेरे को कितना देना है? 20 लाख तो देगा ही तुम, जो हम तुमको दिया था, प्लस और क्या देगा? 30,000 तुम मेरे लिए तो कमाया, अपने लिए थोड़ी कमाया है, तो तुम मेरे को 30,000 और देगा। मतलब तुम टोटल मेरे को कितना पे करने वाला है? 20,30,000। तो अब देना नहीं है, अभी हम बोला था जस्ट देना है। तो अब क्या हुआ, मेरे को कुछ जरूरत थी पैसे की, तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने 20 लाख रुपए बिजनेस को दिया था, मैंने बिजनेस से कुछ अमाउंट ले लिया। जब ओनर बिजनेस से कुछ अमाउंट लेता है, उसे क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स बोला। तो अगर ओनर मतलब चिंटू लिमिटेड से चिंटू कुछ पैसा लेता है, तो सपोज कर लो वो 1 लाख रुपया लेता है, तो इसको क्या बोला जाएगा पता है? दिस अमाउंट इज टर्म्ड एज अ ड्रॉइंग्स। जब भी ओनर बिजनेस को कुछ पैसा देता है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर in the business is known as the capital. The amount withdrawn by the owner from the business is known as capital. The amount withdrawn by the owner from the business, amount withdrawn by the owner from the business is known as the drawings. Amount invested by the owner in the business is known as the capital. Amount withdrawn by the owner from the business is known as the drawings. ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब कुछ थ्योरी समझते हैं। ये सब तो देखो तुम लोग को बताया, ये जो पार्ट है ना, मेनली तुम ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाए हो ना, अकाउंट्स वही वही है अकाउंट्स। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज तुमने ये तो समझा कि सर बिजनेस ये होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन का अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे तुम लोग एक चीज सोचो, तुम लोग अभी क्लास 11 में है, ठीक है, तुम लोग मेरे से अकाउंट्स की क्लास क्यों ले रहे हैं? बिकॉज यू आर इन विच स्ट्रीम? कॉमर्स। आर्ट्स स्ट्रीम भी तो है, साइंस स्ट्रीम भी तो है, तो अलग अलग स्ट्रीम्स है ना। तो वैसे ही फॉर्म्स ऑफ क्या है तुम लोग का, कुछ मतलब स्ट्रीम्स के फॉर्म्स है अलग अलग, कॉमर्स, आर्ट, साइंस। वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भी फॉर्म्स होते हैं। एक होता है जो तुम लोग क्लास 11 में पूरा जो पढ़ोगे यही पढ़ोगे, सोल प्रोपराइटरशिप, ठीक है, लेकिन फॉर्म्स तो अलग अलग होते हैं, थ्योरी में काम लगेगा। और अकाउंट्स में थ्योरी ढंग से पढ़ोगे ना, कुछ कुछ थ्योरी तुम लोगों के सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट कॉमर्स भी हो सकता है, बिजनेस स्टडीज भी हो सकता है, शायद होगा, है ना, कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज है कुछ होगा, तो वो सब अकाउंट्स वाला पार्ट वहां पे भी काम लगेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, वहां तो डिटेल थ्योरी रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आ जाओ, ये जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अगर मैं इकलौता बंदा जो ये चिंटू चिंटू लिमिटेड बना के काम कर रहा है, तो ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब अगर सपोज कर लो वंशिका और माही, ये लोग दोनों मिलके बोलते हैं चल ना अपने दोनों मिलके बिजनेस कर, दिस इज कॉल्ड। और अब क्या हुआ, हम लोग सबको ही बोलते हैं चलो एक काम करो ना, बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस करते हैं, तो क्या बोलेंगे? दैट कैन बी टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी हो सकता है, बट पार्टनरशिप में एक लिमिटेशन होता है, मैक्सिमम 50 नंबर मेंबर्स को ही लेके अपने बिजनेस कर सकते हैं। इससे ज्यादा हो गया तो लोग कंपनी फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री की बात की, रिलायंस इंडस्ट्री तो बहुत सारे मेंबर्स है, बहुत सारे ओनर है। कैसे बहुत सारे ओनर है? देखो वहां पे जो कैपिटल होती है ना, वो तुम लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुना है? एनएससी, बीएससी, निफ्टी, सेंसेक्स, अभी तो ज्यादा सुन रहा होगा। ट्रम्प भाई साहब कुछ भी करते रहते हैं, शेयर मार्केट गिरता रहता है। बेसिकली क्या हुआ ना कि शेयर मार्केट जो है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स है, ये खरीद ली मेरा, ठीक है, ये खरीद ली, हम खरीद लिया, हम लोग एक एक शेयर ही खरीदे, तो भाई हम लोग ओनर है। एक शेयर का जो प्रोपोर्शन है उतने से ओनर है, राइट। मुकेश अंबानी के पास 60% शेयर होल्डिंग है, वो 60% ओनर है, मतलब मोर देन 50%, इसीलिए उसकी सब चलती है, इसीलिए हम लोग उसको ओनर बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, वहां तो पूरी पब्लिक एट लार्ज ओनर हो सकती है। तो इन सच ए केस क्या हुआ, कंपनी मतलब बहुत सारे लोग ओनर हो सकते हैं। बेसिकली फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अगर प्रॉफिट मेकिंग की बात करें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉफिट मेकिंग में अपने बेसिकली 3 फॉर्म लेते हैं। वन इज प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड वन इज पार्टनरशिप, थर्ड वन इज कंपनी। अगर नॉन प्रॉफिट में चले जाए तो मतलब मेरा मोटिव ही प्रॉफिट करना नहीं, तो उसको अपने बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, तुम लोग बोलेगा सर कैसे स्कूल्स का कैसे बोल रहे हैं, शिक्षा यत्न तो प्रॉफिट कमाता है अच्छा खासा,
शिक्षा यतन एनजीओ नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स होते हैं, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट का पैसा लेता है? नहीं, बल्कि उनको खाना भी देता है डेली। वो क्या है? वो एनटीयू है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली डिपेंड करता है, तुम लोग का स्कूल्स नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। अब जैसे तुम लोग कॉलेजेस में जाने का सोचे, तो तुम लोग के घर में भाई बहन कोई होंगे ही जो कॉलेज में जाते होंगे, तो उसमें गोयनका कॉलेज का नाम सुना है? गोयनका कॉलेज है। भवानीपुर का नाम सुना है? भवानीपुर भी है। तो गोयनका और भवानीपुर में डिफरेंस क्या है? गोयनका गवर्नमेंट है, तो वो नॉन प्रॉफिट में, ठीक है, और भवानीपुर क्या है? प्रॉफिट मेकिंग है। बस ये डिफरेंस रहता है। इसमें तुम लोगों के एक टॉपिक भी है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अलग से एक टॉपिक है जो तुम लोग बाद में पढ़ोगे। तो अभी अपने आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म के बारे में, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लग सब समझ में आ रहा है ना? और प्रज्ञा भी ऑनलाइन है, प्रज्ञा समझ में आ रहा है ना तुमको? अच्छा देखो, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने आते हैं, तो अगर मैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड करें इसको दो पार्ट में। मैंने यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट आते हैं, वन इज द प्रॉफिट मेकिंग, अनदर वन इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग। और तुम लोग को मैं ना स्टडी मैट भी प्रोवाइड करूंगा अपना। स्टडी मैट मतलब काइंड ऑफ तुम लोग जो बुक्स खरीदते हो, तो मेरी तरफ से तुम लोग को एक स्टडी मैट मिली। स्टडी मैट को तुम लोग अगर फॉलो करते हो तो किसी बुक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली ना तुम लोग के 11 के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। जनरली स्कूल्स में क्या होता है, टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल, दो ही बुक फॉलो होता है। तो उस बुक से अच्छे अच्छे सम सारे ऑलरेडी लिए हुए हैं, मेरा खुद का कुछ सम्स डाला हुआ है। तो अगर उस बुक को तुम लोग स्टडी मैट को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मोर देन एनफ है। लेकिन फिर भी ऑब्वियस सा बात है, स्कूल में तुम लोग पढ़ोगे तो अलग बुक्स फॉलो करवाएगा, सम्स करवाएंगे, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम लोग अगर मेरा स्टडी मेट फॉलो करता है तो अदर सारे सम्स आराम से कर पाओ। तो अब इसमें आ जाओ, जो तुम लोग को ना अभी कमिंग 15 डेज में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अभी आओ प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। तो देख, प्रॉफिट मेकिंग जो होता है ना, उसी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। उसी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि बिजनेस वर्ड का मतलब ही होता है प्रॉफिट। तो नॉन प्रॉफिट को बिजनेस वर्ड यूज मत करना नॉन प्रॉफिट में। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनजीओ भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो लिख ही चुके हैं नॉन प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसके एग्जाम्पल में अपने क्या आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं एनजीओज। एनजीओज के साथ साथ हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें एनजीओ तो जस्ट एक नाम देते हैं, अदरवाइज तुम लिख सकते हो स्कूल्स, जो हम लोग नाम बोला, स्कूल्स, क्लब्स, कॉलेजेस, एटसेट्रा। बट ध्यान रखना, जो एग्जाम्पल दिया, हर स्कूल्स नॉन प्रॉफिट नहीं होता है, तुम्हारा स्कूल नॉन प्रॉफिट नहीं है, ये सब चीज पे ध्यान रखना। अगर तुमसे कोई पूछे तो एक्सप्लेन कर सको, ऐसे समझो कंसेप्ट को। और प्रॉफिट मेकिंग होगा तभी उसको बिजनेस बोलेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। इसमें इन जनरल अपने 3 डिवीजन में चले जाते हैं। एक डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या हुआ, सिंगल ओनर, मतलब एक ही ओनर है ना। ठीक है ना। और दूसरे पार्ट में अपने आते हैं दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप जस्ट हम लोग थ्योरी के लिए समझेंगे, क्लास 11 में तुम्हारा इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप मतलब हुआ मिनिमम 2 ओनर्स और मैक्सिमम कितने ओनर्स, 50।
और यहाँ पे ना जैसे अपने बेसिकली याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो ओनर बोल दे या फिर क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर, है ना। तो यहाँ पे जो ये पार्टनरशिप में जो ओनर होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, पता होगा तुम लोग को, बोलो। पार्टनर, ठीक है। पार्टनरशिप में जो ओनर होता है दैट आर नोन एज अ व्हाट, पार्टनर। अब अपने आ जाते हैं सर, इसके बाद एक और फॉर्म आपने क्या डिस्कस किया, दैट इज नोन एज द, जिसको तुम लोग बच्चे लोग जनरली बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो शेयर्स होते हैं ना उसको स्टॉक भी बोला जाता है, स्टॉक मतलब गुड्स नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब अपने कंपनी की बात कर रहे हैं, और कंपनी में थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, इसलिए अपनी रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं जाएंगे। इसमें मेनी ओनर्स हो सकते हैं, मेनी ओनर्स, मेनी ओनर्स। और यहां पे कंपनी के केस में जो ओनर्स होते हैं उन ओनर को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ पता है? ओनर, कंपनी के केस में जो ओनर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स। तो यहां पे अपने बोलते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग ये समझे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब नेक्स्ट आइए, अभी थोड़ा थ्योरी समझने वाले हैं अपने, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा थ्योरी समझेंगे फिर प्रैक्टिकल में भी। तो नेक्स्ट आ जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। बिजनेस रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन टू गेट, बिजनेस कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों रिकॉर्ड करता है, देखो हम एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं, बिकॉज अकाउंट्स का तुम लोगों का ना पहला क्लास है हमारे लाइफ में, अकाउंट्स तुम फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, एकदम बेसिक से समझना। बिजनेस रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन टू नो मीनिंगफुल रिजल्ट्स। बिजनेस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, किस लिए रिकॉर्ड करता है, टू गेट सम मीनिंगफुल रिजल्ट्स। मीनिंगफुल रिजल्ट्स मतलब क्या हुआ, अभी अभी तुम क्या समझा, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन पॉइंट अकाउंट्स का क्या होता है, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, कहां पे स्टैंड करते हैं, या कहां पे स्टैंड करते हैं मतलब क्या, अल्टीमेटली जो एंड पॉइंट होता है ना अकाउंट्स का, वो क्या होता है पता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स रेफर्स टू व्हाट, प्रॉफिट या लॉस। हम लोग प्रॉफिट सोच के चलते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली लॉस भी होता है ना। लॉस तो होता ही है ना, लेकिन वो हम लोग सोच के नहीं चलते। तुम बिजनेस करते समय ये थोड़ी सोच के चलेगा चलो हम लॉस अर्न करेंगे, लॉस नहीं कर, हम लोग प्रॉफिट का सोचते हैं, लॉस हो जाता है, तो लॉस इज एन एक्सीडेंट। तो बेसिकली क्या हुआ कि मीनिंगफुल रिजल्ट्स मतलब मुझे प्रॉफिट या लॉस पता करना है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एग्जाम देता है, रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला तो रिजल्ट में क्या होता है, दो चीजें होती है, कितना मार्क्स आया, रैंक क्या आया। रैंक मतलब क्या होता है, पोजीशन, और रिजल्ट मतलब क्या हुआ, मार्क्स। सेम चीज यहां पे भी वर्क करता है। रिजल्ट मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, और पोजीशन मतलब क्या हुआ, भाई तुम ये जो रिजल्ट के बाद कहां पे स्टैंड करते हो, स्टैंड करते हो कैसे देखेंगे, बिजनेस का स्टेटस कैसे देखेंगे, उसके पास कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, उससे देखेंगे ना। बिजनेस का स्टेटस देखा जाता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से, और वो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिजनेस में जहां दिखाई जाती है ना, उस प्लेस को क्या बोला जाता है पता है, बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट। अकाउंट्स में उसको बैलेंस शीट बोला जाता है, कि बैलेंसेस की सीट्स है, वहां पे तुमको पता चलेगा इतने एसेट्स मेरे पास है, इतनी लाइबिलिटीज है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे एसेट्स है, मतलब लाइबिलिटीज से बहुत ज्यादा एसेट्स है, तो इसका मतलब तुम तो भाई वेल्दी इंसान हो। इंसान मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, तुम्हारा बिजनेस बहुत पैसा कमा रहा है, तभी तो ये पॉसिबिलिटी है, तो वो भी करना रहता है। मेन एंड पॉइंट इज द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब प्रॉफिट या लॉस, जो जैसे एक बच्चा नाम दिया था सर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पीएल कुछ बनता है, उसके थ्रू रिजल्ट निकलता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, बैलेंस शीट बनाते हैं जहां पोजीशन देखते हैं।
जिसको इन टोटल अगर ग्रुप एक्टिविटीज में बोला जाए तो इसको फाइनल अकाउंट्स बोला। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने क्या समझा, बिजनेस रिकॉर्ड करता है इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल रिजल्ट के लिए, और मीनिंगफुल रिजल्ट में अब हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन की मैंने बात की ना, ये इंफॉर्मेशन पे बात आता है, ये इंफॉर्मेशन को बिजनेस कैसे रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है इस इंफॉर्मेशन को टर्म मतलब किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, इन द नेम ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ही बुक्स में कंसीडर की। इंफॉर्मेशन जो बिजनेस को मिलती है ना, वो किस नाम से मिलती है, इन द नेम ऑफ, ये मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, इन द नेम ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, इन द नेम ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। पहले मैं इवेंट्स बताता हूं। देखो, इवेंट्स का मतलब होता है एनी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी whether relates to business or not। कोई भी एक्टिविटी बिजनेस से रिलेट करता हो या ना करता हो, उसे आप क्या बोलते हो, इवेंट्स बोलते हो। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू बिजनेस। बिजनेस का मतलब सबको समझ में आ चुका, क्योंकि बिजनेस पर बार बार यूज होता है, इसलिए मैंने पहले ही बिजनेस का मतलब बता दिया। एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू बिजनेस इन्वॉल्विंग बिजनेस, सॉरी बिजनेस नहीं, इन्वॉल्विंग मॉनिटरी मूवमेंट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेट करती हो और मॉनेटरी मूवमेंट हो रहा है उसमें, उस एक्टिविटी को आप क्या बोलोगे, ट्रांजैक्शंस। तो अब अपने एक चीज समझो, तुम लोग आंसर देना मेरे को। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कुछ। नंबर 1, सैलरी पेड टू बिजनेस स्टाफ। बिजनेस के स्टाफ को सैलरी पेड की गई है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ, ऑप्शन दे रहे हैं हम तुमको। ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी इवेंट, ऑप्शन 3 बोथ। बोथ मतलब सर ये ट्रांजैक्शन भी है इवेंट भी है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मतलब सर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो देखो कौन आंसर देता है, तुम दे रहे बोल। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। अमन ट्रांजैक्शन, वंशिका ट्रांजैक्शन ही है ना, गुड, ट्रांजैक्शन है। अच्छा इसका आंसर दो। एवरी इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन। हर इवेंट ट्रांजैक्शन है। जस्टिफाई, मैंने सही लिखा है क्या, मैंने लिख दिया एवरी इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन, जस्टिफाई नहीं, फॉल्स है, क्यों। यस, अगर मॉनेटरी मूवमेंट होगा, बिजनेस से रिलेट होगा, देन ओनली इट इज अ ट्रांजैक्शन, अदरवाइज क्या है, वो इवेंट ही है। तो हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल। एवरी, ये मेरा तुम आंसर देगा। एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, जस्टिफाई। ट्रांजैक्शन का स्पेलिंग, बता मेरा। एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, ये सही है क्या, सही है तो तुम एक्सप्लेन कर दे, और गलत है तो तुम, गलत है।
ये बोल रहा है हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, कुछ कुछ होता है। तुम बता, तुम बता माही। अरे तुम लोग अभी सीख रहे हैं, गलत करने में डरो मत, तुम लोग गलती करो, हम ये नहीं बोलेगा सही करो, गलती करो। अगर तुम लोग टीचर के सामने गलती कर रहा है तो टीचर तुमको रेक्टिफाई कर देगा, तुम सीख जाएगा। कोशिश करो, गलती होगा तो हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और सही होगा तो अच्छा है। बोल, तुम बता, ट्रू है? से पूछेंगे क्यों, पहले एक बार और डिस्कशन कर लेते। अमन तुम बता, फॉल्स है, तुम बता, फॉल्स, ट्रू है शायद, ट्रू, तुम, फॉल्स, चल तुम बता, वाई ट्रू? देख एक चीज समझ, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे समझना। एनी एक्टिविटी, यहाँ पे इस पे ध्यान देना, एनी एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, अब कोई भी एक्टिविटी है, बस उसमें मॉनेटरी मूवमेंट है नहीं है उससे मतलब ही नहीं है, बस कोई भी एक्टिविटी है वो इवेंट है। हर एक्टिविटी इवेंट होता है। तुम यहाँ पढ़ रहे इवेंट है, तुम गेम खेल रहे इवेंट है, तुम मूवी देख रहे इवेंट है। लेकिन अगर सपोज कर लो वही तुम मूवी देखने गया, पर्सनली जा रहा है, वो इवेंट ही है। लेकिन अगर सपोज कर लो तुम कहीं जॉब कर रहे हैं, तुम्हारा ऑफिस एज इंटरटेनमेंट के लिए तुम लोग को बोलता है आज सबकी हॉलीडे है, सबको मूवी पे ले जाया जा रहा है, तो बिजनेस का खर्चा हो रहा है। दैट इज वॉट, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, तुमको मोटिव देखना है। तो देखो हर एक्टिविटी ही ट्रांजेक्शन होगी अगर उसमें मॉनेटरी मूवमेंट हो तो। कोई भी एक्टिविटी में अगर मॉनेटरी मूवमेंट होगा तो उस एक्टिविटी को तुम क्या बोल दोगे? ट्रांजैक्शन बोल दोगे। और वो सिर्फ एक्टिविटी है, मॉनेटरी मूवमेंट नहीं है, तो इन सच केस वो क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। तो एक्टिविटी ही तो है, तो इसका मतलब एक चीज सोच, ट्रांजैक्शन के लिए क्या तुम ऐसा बोल सकता है, इवेंट प्लस मॉनेटरी मूवमेंट, हम एमवी लिख दिया है, प्लस बिजनेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब इवेंट में अगर मॉनेटरी मूवमेंट आ जाए, बिजनेस रिलेशन आ जाए, तो दैट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। यानी तो हर ट्रांजैक्शन इवेंट तो है ही। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सपोज करो सीए कर रहे हैं, तुम बोला मेरे पास आया, बोला सर मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मेरे को मैं सीए कर रहा हूँ तो सीए फाउंडेशन की क्लास लेनी है। ठीक है, तो तुम क्या है, सीए स्टूडेंट है, तो इसका मतलब है तुम क्या स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट तो है ही ना, तुम समझ रहे ये चीज। तो हर एक्टिविटी ही ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होती है, तो ये ध्यान रखना, हर एक्टिविटी अगर ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होती है तो हर ट्रांजैक्शन इवेंट है। तो इवेंट होने के बाद ही वो ट्रांजैक्शन बनेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा। तो हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, लेकिन हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, तुम लोग मेरे से एक डील, तुमको टेंडर लेना है, तुम कुछ गुड्स खरीदना है, सपोज करो तो मेरे पास आया, बोला सर इसका प्राइस क्या है, ऐसा मेरे को सपोज कर लो 5,000 क्वांटिटी ऑफ द रिमोट्स लेने हैं। तो मैंने इसका प्राइस बता दिया, देखो पर का प्राइस तुम्हारा सपोज कर लो 400 रुपीज है। तो बोला ठीक है सर, विल लेट यू नो। तो इसको तुम क्या बोलेगा? इज इट एन इवेंट और अ ट्रांजेक्शन? तो मेरे पास आया, बोला सर ये क्या जो रिमोट है उसका रिमोट का प्राइस क्या है, तो मैंने बताया 400 रुपीज है। बोला सर 5,000 क्वांटिटी हमें शायद खरीदनी है, हम आपको कल या परसों तक विद इन अ वीक विल इन्फॉर्म यू। तो ये जो हम लोगों के बीच में बात हुई, इसको मैं क्या बोलूं, इज इट ट्रांजेक्शन और इवेंट? इवेंट है, मॉनेटरी मूवमेंट तो हुआ ही नहीं है, तुम बात करके छोड़ दिया। तुम अगर सपोज करो डील सील करते हो, ठीक है चलिए हम ये 400 रुपीज का रिमोट 5,000 क्वांटिटी की डील साइन करते हैं, हम खरीद रहे हैं आपसे। तो खरीद रहे हैं मतलब क्या हो गया? मॉनेटरी मूवमेंट हो गया, मुझे पैसा देना पड़ेगा, राइट? तो इसको क्या बोलेंगे अपने? ट्रांजेक्शन। ये डिफरेंस होता है, तुमको डिफरेंस समझना है। और बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं? इवेंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखना, इन बिजनेस वी रिकॉर्ड ओनली ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो ये ट्रांजेक्शन इवेंट्स का डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? अब चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ये समझने जा रहे हैं,
हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना समझे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और साथ साथ हम लोग समझे ट्रांजैक्शन इवेंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जो अकाउंटिंग की ना कुछ ब्रांचेस को भी समझ लेते। थ्योरी है, प्योरली थ्योरी है। लिखो नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, सब डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सिंपली अकाउंटिंग का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू वर्ड्स। एक हर हर पर्सन कोई ना कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है ना। जैसे सपोज कर लो तुम स्टूडेंट है, तुम भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। तुम पेरेंट से पैसा लिया, और पैसा ले जब स्कूल जा रहा है तो पैसा लेके जा रहा है कुछ पॉकेट मनी, पॉकेट मनी लेके जा रहा है तो तुम क्या कर रहे हैं, उसको पॉकेट में ही रख रहे हैं क्या, आप ही रहे, ये क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो कर रहा है। जो पैसा मिला तुम किसी और को दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं ना। तो हर पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। हमारे पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, उनको क्लोथ्स ला के दे रहे हैं, घर में टीवी ला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ला रहे हैं, फर्नीचर्स ला रहे हैं, ये सब क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो है। बट बेसिकली क्या हुआ, हर इकोनॉमिकल एक्टिविटी को तुम ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकता है। अगर तुम बिजनेस कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसी को ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, और उसी को बुक्स में रिकॉर्ड करने का तरीका हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो तरीका जब सीखेंगे ना, तो अब यहाँ पे आती है, सर ये जो तरीका है आप जो बता रहे हो वो क्या बता रहे हो, तुम लोग क्लास 11 में जो पढ़ोगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे, ठीक है। अब बेसिकली सपोज कर लो कि ये जो तुमको पेंसिल दिखाई दे रही है एप्पल की, ये पेंसिल अल्टीमेटली बनाई गई होगी, कौन बनाया, एप्पल कंपनी बनाया है, राइट। तो बनाया है ना वो, तो बनाने में कॉस्टिंग आई होगी, उसके बाद ये बेच रहा है इसको 12,000 में। तो अगर इसको 12,000 में बेच रहा है तो इसमें प्रॉफिट भी तो रख रहा है, तो उसको पता होगा ना इसको 12,000 में बेचना है। कैसे पता लगा होगा उसको, इसका कॉस्ट निकला होगा, तुम भी कॉस्ट निकला होगा। तुम लोग अभी बच्चा लोग, तुम लोग एक चीज सोचो, इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है पेंसिल में, इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब अगर नॉर्मली कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक ब्रांच होती है, उसके पॉइंट से सोचे तो वो बोलेगा इसमें मेरे को रॉ मटेरियल्स दिखाई, इलेक्ट्रॉनिक्स बोल, रॉ मटेरियल्स दिखाई दे रहा है। रॉ मटेरियल्स क्या अपने आप फॉर्म हो गया, ना ना, एक लेबर बैठ के इसको बनाया है, भले मशीन में बनाया हो या जैसे बनाया हो, बनाया है इसको, तो तुम पैसा दिए होगे, उसको लेबर बोला जाता है, वेजेस बोला जाता है। उसके अलावा ये खाली एक जन के लिए बना होगा क्या, बनता है कितने लोग, बन ही जा रहा है, अभी भी बन रहा है। तो एक फैक्ट्री स्पेस है, वहां पे बन रहा है, वहां इलेक्ट्रिसिटी है, वहां का खर्चा है, वहां स्टाफ है, सबका खर्चा है, तो वो सब भी ऐड हो रहा है। तो सारा ऐड होके डिवाइड करके इसका कॉस्टिंग निकल रही है, और फिर उसके बाद उस कॉस्टिंग में प्रॉफिट ऐड करके इसको बेचा जा रहा है। तो ये सारा काम भी अकाउंट्स करेगा क्या, अगर सारा काम ही अकाउंट्स करेगा तो कैसे चलेगा। तो मेरे पास अकाउंट्स पढ़ने आया है, सारा सब्जेक्ट पढ़ने तो नहीं आया ना, मैथ्स किसी और के पास पढ़ रहा है, क्यों, स्पेशलाइजेशन, कि अल्टीमेटली ये पर्सन अकाउंट्स अच्छा पढ़ा रहा है, ये पर्सन मैथ्स अच्छा पढ़ा रहा है, राइट ना। वही चीजें होती है। तो अकाउंट्स भी बोलता है स्पेशलाइजेशन है, ब्रांचेस बना दो अलग अलग, और वो ब्रांच अपना पार्ट को पर्टिकुलर देखेगा। तो हम लोग यहाँ पे यही समझने जा रहे हैं, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग दैट कैन बी टर्म्ड एज अ सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, सब डिविजन ऑफ अकाउंटिंग। एक ब्रांच जो पूरे 11 तुम लोग पढ़ने वाले हो, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल, ठीक है। तो एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो अपनी होती है, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्या करती है पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी तक तुम लोग समझा ना वही है। अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प्स यू टू गेट प्रॉफिट, तुमने क्या प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तुम्हारी पोजीशन क्या है, इसी चीज में हेल्प करती है, और कुछ नहीं करती। थोड़ा सा डेफिनेशन भी इसका लिखेंगे अपने थोड़ी देर बाद। इसके अलावा नेक्स्ट एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम याद रखना, इनका डिटेल्स याद नहीं रखना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिटेल्स याद रखना है। थ्योरी में पूछा जा सकता है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो बस नाम बताना और कुछ नहीं करना। तो वन इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोटिव क्या है, टू गेट प्रॉफिट और लॉस, मतलब टू गेट फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अल्टीमेट मोटिव इज दिस, टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मोटिव क्या है, टू गेट कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। कैलकुलेटर बना बनाया थोड़ी मिला था, ऊपर से थोड़ी आया था, बना बनाया बनाया गया है, रॉ मटेरियल्स लगाए, लेबर लगाए, वेजेस लगाए,
अदर खर्चे लगे हैं, सबको ऐड करके इसकी कॉस्ट निकली है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच विच हेल्प्स इन गेटिंग द कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपने आओ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन सब का सिर्फ नाम ही याद रखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा देखो एक चीज बताओ, मुकेश अंबानी है तो बहुत बड़ा आदमी। अब मुकेश अंबानी के पास इतना टाइम है कि बैठ के एक एक चीज देखे, भाई इस पर्टिकुलर कंपनी, मेरी इस पर्टिकुलर कंपनी की इस ब्रांच में कितना सेल्स हुआ, कितने एम्प्लॉयज है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इंडिविजुअली देखने कितने टाइम है। वो क्या देखेगा, उसको एक रिपोर्ट चाहिए जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ओवरव्यू रेशियो फॉर्म में दे दे। मैनेजरियल इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, कंप्लीट डिटेल नहीं चाहिए, पूरा मेरे को पीएल दिखाओ, पूरा सेल्स डिटेल दिखाओ, नहीं देखेगा ही नहीं वो, उसका इतना टाइम भी नहीं है। तो इन सच अ केस मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो मैनेजर्स लोगों को, हाई लेवल ऑफ ऑफिसर्स को या चीफ लोगों को हेल्प करता है कि डिसीजन आप ले सको। तो इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज करके सबमिट किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रिसाइज किया जाए, दैट ब्रांच इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड से आ रहा है मैनेजर्स। मैनेजर्स मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स में ओनर भी आते हैं, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज द मैनेजमेंट अकाउंट। एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसको अपने बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो नॉर्मली ना हम लोग अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट्स ही समझते हैं, और जब इनिशियल लेवल में अकाउंटिंग आया था ना तो अकाउंट्स ही आया था। जैसे होता है क्या पता है, अपने बात करेंगे फोन। फोन कभी, तुम लोग तो बच्चा लोग है, तुम लोग तो जब तुम लोग का बर्थ हुआ तुम लोग तो मोबाइल भी देखा है, लेकिन हम लोग के सामने मोबाइल आया। ठीक है, तो अगर फोन की बात करें तो फोन में क्या होता है, फोन मतलब हो गया, एक होता है वायर्ड फोन। ठीक है, अपने डिवीजन करता है, तो पहले तो वायर्ड फोन ही था, अब वायर्ड फोन है तो अब तो फोन का मतलब तो मोबाइल फोन भी होता है। तो बेसिकली क्या हो, फोन मतलब वायर्ड फोन हो गया, वायरलेस हो गया। ठीक है, और फिर एक मोबाइल हो गया। अलग अलग डिवीजन आया लेकिन साइड बाय साइड आया, पहले तो फोन ही आया था। तो वैसे अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही। अब धीरे धीरे जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे, तो जब ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे तो इन सच सर्कमस्टांसेस इतनी सारी कहानियां। एक काम करो, कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग करो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अलग करो, एचआर अकाउंटिंग को अलग करो। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है पता है, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन रिसोर्स कौन होता है, इंसान, है ना। तो दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स। और तुम लोगों के घर में अगर पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर जॉब करते होंगे तो ये अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या रोल करता है पता है, इसका रोल रहता है इंप्लॉयज को सेलेक्ट कर। कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये सब तुम लोग पढ़ेगा इसमें भी, कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज में भी। हम लोग बेसिकली क्या लेंगे, जॉब एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, प्लेस में सिलेक्शन करेंगे, उनको प्लेसमेंट देंगे। राइट, ये सारा रोल किसका रहता है, एचआर अकाउंटिंग का, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है, अकाउंटिंग होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट डिपार्टमेंट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो एचआर डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब एक बात आता है नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जनरली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली क्या हुआ, देख सपोज कर ले, अपने नॉर्मल लेवल में ही बात करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा जब होती है तो हम लोग कहीं भी रहते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि जब एरिया में जो पंडाल बनता है तो इन सच केस क्या हो, वो लोग जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे शॉप में, हमारे बिजनेस में, हमारे फ्लैट्स में, हमारे सोसाइटीज में, और आके क्या बोलते हैं, डोनेशन दीजिए। ठीक है, हम लोग भी देते हैं। ये बेसिकली किस लिए देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे एरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रहा है, चलो कुछ डोनेशन, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कुछ दे, करते हैं ना। इसी को थोड़ा बड़े लेवल में ले गया। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जैसे रिलायंस है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट किससे कमा रहे हैं, सोसाइटी से कमा रहे हैं। तो उन लोग की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड्स द सोसाइटी।
अब हर लोगों के ऊपर तो वो खर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना कि जहां उनकी हेड ऑफिस है, जहां उनकी ब्रांचेस है, वहां आजू बाजू एरिया में क्या करते हैं ना, सपोज कर लो कुछ पार्क खुलवा दिए बच्चों के लिए, चाइल्ड्स के लिए, एक नर्सिंग होम ओपन करवा दिया कि चलो एक काम करो, इसमें जो भी नीडी पीपल होंगे उनका इलाज फ्री रहेगा। एक स्कूल ओपन करा दिए, चलो यहाँ पे जो भी स्कूल्स में बच्चे पढ़ेंगे, नीडी बच्चे लोग हैं, उनका एजुकेशन फ्री रहेगा। तो एजुकेशन में कॉस्ट तो आएगा, सैलरी तो देना पड़ेगा, और खर्चा भी होगा। वो खर्चा कौन बियर कर रहा है? वो ऑर्गेनाइजेशन बियर कर रहा है। तो दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं ना उन लोग। उसका कॉस्ट भी तो आ रहा है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट में ला दिया जाता है, तो उसको CSR एक्टिविटीज बोली जाती है। तो दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके कॉस्ट को अपडेट करता है, इतना पैसा मिला था, इतना खर्च हुआ, ये सब पार्ट है। तो बेसिकली ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर 5, याद रखना तुम लोग, ठीक है। अभी अपने आओ, सबसे पहले अब हम लोग देखो फर्दर जब मूवमेंट करने वाले हैं, ओनली विल डिस्कस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नथिंग एल्स। इसमें अपने आ जाता है, गिव द नेक्स्ट हेडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो आज की क्लास थ्योरी है, थोड़ा थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है ना, ये एक आर्ट है। एक अकाउंटिंग मतलब हम क्या बोला, लैंग्वेज, और लैंग्वेज इज व्हाट, इट इज लैंग्वेज, एक आर्ट ही तो होता है। तुम अपनी चीजों को सामने रख रहे हो जिससे लोग समझ रहे हैं, नथिंग एल्स। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इट इज एन आर्ट ऑफ, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग देखो मैंने क्या लिखा, अकाउंटिंग, दैट इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है पता है तुम, इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्लासिफाइंग मतलब होता है, और अच्छे से लिखते हैं, ये हम लेमन लैंग्वेज में बता रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, अपने ये सबको डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग, दैट स्टेप इज नोन एज द जर्नल। नेक्स्ट पार्ट अपने पास आ जाता है, दैट इज द क्लासिफिकेशन, दैट स्टेप इज नोन एज द लेजर। तो देख जर्नल क्या होता है, इंफॉर्मेशन को लिखना होता है, और क्लासिफिकेशन मतलब लेजर मतलब क्या होता है, और अच्छे से लिखना होता है, और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं कि कोई भी उसको देखे तो अच्छे से समझ जाए, तो वो पार्ट होता है। इसके बाद समराइजिंग मतलब क्या होता है, अब जो इंफॉर्मेशन लिखे, तुम लोग अभी सबसे पहले जो प्रॉफिट निकाला उसमें क्या किया तुम, पहले तो ये इंफॉर्मेशन लिख के मिली ना तुमको, इसमें मैंने थोड़ा सा लिख दिया परचेज गुड्स, गुड्स सोल्ड, थोड़ा सा अलग कर दिया, इसको इसको अलग कर दिया, मतलब इसी को तुम मान लो एक अच्छे से लिखना हो। तो अब उसको डिफाइन करेंगे तो एक होता है जर्नल, दूसरा होता है लेजर। और उसके बाद अल्टीमेट मोटिव क्या है, समराइज करके मेरे को चाहिए क्या, प्रॉफिट क्या हुआ, एंड दैट इज अ समराइजिंग। तो इट इज नथिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in significant manner with documentary evidence ऐसा करते क्या मतलब बेसिकली क्या, रिकॉर्डिंग लिखेंगे, इंफॉर्मेशन को अच्छे से लिखेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे, और किसको दे लेते हुए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेते हुए। लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सपोज कर लो मेरा मैनेजर जो है, सेल्स मैनेजर बोला सर मैंने सारे गुड्स को बेच दिया 25 लाख में, तो क्या लिख देंगे क्या उसको, हाँ, प्रूफ दे कैसे बेच दिया। तो प्रूफ मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो। जैसे सपोज कर लो कि ये बच्ची आके मेरे को बोलती है सर तो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, बता तुम कैसे बन गया सीए, तुम क्या प्रूफ देगा मेरे को, फाइनल का सर्टिफिकेट दे, मेंबरशिप सर्टिफिकेट दे, तो सीए बन गया, ठीक है दिखा दिया। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब क्या होगा, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस एटसेट्रा तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन बुक्स में लिखे जाएंगे, अदरवाइज नहीं लिखे जाएंगे। हवा में अकाउंट्स बात नहीं करता है, अकाउंट्स को एविडेंस चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्यों ऐसा करेंगे, टू नो
फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन relating to particular accounting period। देखो ये डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें ना तुमको समझनी है। तो देख बेसिकली समझना क्या है इसमें ध्यान देना। सबसे पहले आते हैं देखो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो हम लेमन लैंग्वेज में बताया, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, क्लासिफाइंग मतलब अच्छे से लिखना, और समराइजिंग मतलब प्रॉफिट या लॉस निकालना। इसको लिखना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखना, प्रॉपरली सिग्निफिकेंट मैनर में लिखना, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिखना। तो अब तुमको समझना होगा सर ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, ये तुम लोग को हम समझा चुका है। हम लोग को समझना होगा सर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं, ये भी अपने समझेंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। रिजल्ट मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। या मैं थोड़ा सा एरो देके लिख ले रहा हूं, तुम लोग भी इसी तरह लिखो, प्रॉफिट और लॉस। और पोजीशन मतलब स्टेटस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और अकाउंट्स को एकदम लेमन लैंग्वेज में समझो, रटना नहीं है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं जाना है, लेमन लैंग्वेज में समझना है। अच्छा, पोजीशन मतलब स्टेटस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जिसको हम लोग जनरली डिफाइन क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, बैलेंस शीट, SHEET, बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, एक नॉन प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट मेकिंग होता है। प्रॉफिट मेकिंग इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब एक लास्ट पार्ट तुम्हारे पास आया जो हम लोगों को समझना है, अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा हुआ है तुम क्लास 1 में किसी स्कूल में एडमिट हुआ और तुम 5 साल बाद क्लास 1 से निकला। एवरी ईयर तुम एक प्रमोट होता है ना, फर्स्ट क्लास 1 में था, क्लास 2 में 1 साल बाद चला गया, क्लास 3 में उसके बाद चला गया, एवरी ईयर तुम नेक्स्ट किसी क्लास में प्रमोट होता है। तो अकाउंट्स भी वही चीज को फॉलो करता है। अकाउंट्स बोलता है आपने जो ये प्रॉफिट या लॉस निकालना है, जो अभी तुम लोग थोड़ी देर पहले निकाला था, वो कब का निकालेगा, हर 1 महीना 2 महीना 15 दिन का निकालेगा या 5 साल बाद निकालेगा? नहीं, वो जो प्रॉफिट या लॉस निकालना है एट द एंड ऑफ एवरी 12 मंथ्स, दैट 12 मंथ्स ऑफ पीरियड इज नोन एज द अकाउंटिंग पीरियड। बेसिकली क्या हुआ, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ रेगुलर 12 मंथ्स। अब रेगुलर वर्ड का मतलब समझाता है। तुम ऑलवेज ध्यान रखना, तुमको एक पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, सपोज कर ले कि जो सुबह में ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ये फर्स्ट ईयर में क्या किया ना, बोला हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट लॉस देखेंगे। फिर उसके बाद 3 महीने ब्रेक दे दिया, बोला 3 महीना छोड़ दो। अब फिर नेक्स्ट बोलता 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड देखेंगे प्रॉफिट का। फिर उसके बाद में कहीं फिर घूमने फिरने चला गया, फिर बोलता 1 नवंबर से देखेंगे 31 अक्टूबर तक का। 12 मंथ्स ही ले रहे हैं, बट क्या कर रहा है, बार बार पीरियड को चेंज कर रहा है। दैट इज नॉट अलाउड। रेगुलर पीरियड होगा। इफ ये बंदा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर फॉलो कर रहा है तो ऑलवेज वही फॉलो करेगा। अभी रेयर सिचुएशन में चेंज कर सकता है, लेकिन जब मर्जी तब चेंज नहीं कर सकता है। या फिर अगर सपोज कर लो वो अमन जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो कर रहा है, फिर हमेशा वही फॉलो करेगा। तो रेगुलर पीरियड होना चाहिए, हर बार वही पीरियड फॉलो करना पड़ेगा साइकिल में, आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। जनरली लोग फॉलो करते हैं जनवरी टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च। अकाउंट्स लेकिन कहीं नहीं बोलता है कि तुमको क्या फॉलो करना है। ये 1 नवंबर से 31 अक्टूबर भी फॉलो कर सकता है। रेगुलर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है। बट जनरली क्या होता है ना, तुम लोग देखा होगा या सुना भी होगा कि जनरली लोग कौन सा पीरियड फॉलो करते हैं, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इज नोन एज द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर तो वैसे ही रहता है ना। 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज नोन एज द फाइनेंशियल ईयर। जनरली लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो, क्यों ऐसा करते हैं पता है, रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर ले तुम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तुम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं,
ये बंदा सुबह अकाउंट्स बना रहा है, तुम लोग सभी कोई कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और मैं हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो तुमको बोलेगा ना तुम प्रॉफिट कमा रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन दे मेरे को, साथ में उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर टैक्स भी दे, मतलब इनकम के ऊपर टैक्स भी दो, देना पड़ेगा तुमको। तो तुम लोग क्या किया, सपोज करो सुबह मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, के ऊपर ही फेंक दिया कि क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई काम का नहीं है मेरे। तो बोला क्यों सर, हम बोला भाई इन्फॉर्मेशन तुम मेरे फॉर्मेट में दो, तुम्हारे फॉर्मेट में हम नहीं लेने वाले हैं, और वो गवर्नमेंट है, बात मानना पड़ेगा इसको। तो वो ये बोला सर किस फॉर्मेट में, हम बोला इन्फॉर्मेशन चेंज करके लेके आओ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन दो, हम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर नहीं जानते हैं। तो ये फिर गया, फिर अपने अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट कौन होता है, स्टूडेंट कौन होता है, पढ़ता है, टीचर कौन होता है, जो पढ़ाता है, डॉक्टर कौन होता है, जो इलाज करता है, सेम चीज। अभी मैंने क्या बोला, अकाउंटेंट कौन होता है, अकाउंटेंट कौन होता है, जो अकाउंट्स बनाता है, अकाउंट्स लिखता है, दैट वन इज नोन एज अ अकाउंटेंट। एक ऑडिटर भी होता है, ऑडिटर कौन होता है, तुम लोग एग्जाम देता है, एग्जाम दे के तुम लोग क्लासरूम मतलब एग्जामिनेशन हॉल से निकला और वंशिका बोलते मेरा तो 100 और 100 है सर लिख लीजिए, तो एग्जामिनर है या इन्विजिलेटर है वो इसके कॉपी में 100 और 100 लिख देगा, नहीं ना, क्यों, उसको चेक करेगा एग्जामिनर, चेक करके मार्क्स देगा, इसका 100 और 100 आएगा तो वो दिया जाएगा, 90 आएगा तो 90 दिया जाएगा। तो बेसिकली एग्जामिनर उसको चेक करेगा, आप एग्जामिनी हो, आपने लिखा है पेपर, ठीक है ना, तो वैसे ही अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंट्स को लिखता है, दैट इज अकाउंटेंट। ऑडिटर कौन है, ऑडिटर एग्जामिनर, ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑथेंटिकेट करना, ऑडिट करना, ये का रोल यही, बेसिक रोल यही होता है। बट सीएस लोग अलग अलग रोल में भी जाते हैं, नॉलेज है ना, नॉलेज ग्रैब करेंगे, तेरे को जो मन वो कर, अकाउंट्स बनाते भी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिट भी करते हैं, बट मेन एरिया इज द ऑडिटिंग, टैक्सेशन रोल भी प्ले करते हैं, टीचिंग में भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहते हैं, अलग अलग फील्ड्स है, बट मेन रोल इज द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग अभी हम लोग समझ रहे थे, ऑडिटर किसको बोलते हैं, ऑडिटर मतलब होता है वो पर्सन जो बने बने अकाउंट्स को चेक करता है और उसमें गलतियां निकालता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है सही है कि गलत है, दैट वन इज नोन एज द ऑडिटर। तो अकाउंटेंट और ऑडिटर में डिफरेंस समझ में आया ना, अकाउंटेंट ऑडिट लिखता है मतलब वो एग्जामिनी है, और ऑडिटर कौन है, एग्जामिनर है, ये डिफरेंस है। अभी अपने आओ, पीरियड ऑफ रेगुलर 12 मंथ्स लेना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये समझ में आया। अच्छा अभी हम लोग आज और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो तुम लोग भी थोड़ा सा बोर होने लगे। अभी हम लोग एक छोटा सा चीज हम तुम लोग को बताता है, दैट इज हम लोग ये जो इंफॉर्मेशन को लिखेंगे ना, तो लिखने का भी दो, एक होता है सिंगल एंट्री, दूसरा होता है डबल एंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है पता है, हम हर चीज लेमन लैंग्वेज में बता रहे हैं पहले तुम लोग, फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड लैंग्वेज में तो करना ही है अपने को। तो बेसिकली क्या हुआ, तुम लोग सम सॉल्व करते हैं कभी, ऑब्वियस बात अभी तक तुम लोग अकाउंट्स का तो सम सॉल्व किया ही नहीं है, सब उसको मैथ्स की बात करते हैं, क्लास 9-10 में भी तो मैथ्स था, तुम लोग एग्जाम टाइम में कई बार सम सॉल्व करते समय रफली सॉल्व करता था, उसके बाद अगर एग्जाम के बाद तुमको वो कॉपी दे दिया जाए सम सॉल्व किया हुआ का, खुद बता पाएगा ये क्या किया था, होता था ऐसा। और कभी कभी तुम लोग जो कभी कभी क्या क्लास नोट्स में तुम लोग सम सॉल्व करता था एकदम अच्छे से, कोई भी देखे तो समझ जाएगा कि ये ऐसे सॉल्व हुआ है ना। तो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री दोनों में यही डिफरेंस है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ रफ वे ऑफ अकाउंट, इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ अकाउंट, जो जनरली बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो फॉलो ही नहीं कर सकते, समझ में ही नहीं आएगा, होगा ही नहीं, अकाउंट बना ही नहीं पाओगे। बड़े ऑर्गेनाइजेशन मतलब रिलायंस इंडस्ट्री नहीं कर पाएगा उसको फॉलो, सिंगल एंट्री को, कुछ नहीं होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे, तो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड साइंटिफिक वे ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, दैट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। अनदर वन इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम, कौन फॉलो करेगा, अब सपोज कर ले एक चाय की दुकान है, गुमटी लगाता है चाय, वो पर्सन क्या करेगा, बैठ के एक अकाउंटेंट रखेगा 40,000 रुपये महीने का, नहीं ना, वो खुद ही अकाउंट बनाएगा, तो कैसे बनाएगा, तो तुम लोग अभी शुरू में समझा वैसे ही बनाएगा, वो तो तुम लोग को तुरंत समझ में आ गया ना। लेकिन अगर जैसे वो बीच में नाम लिया था सर ट्रेडिंग अकाउंट, अगर हम तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बना के देगा ना, अभी तुमको नहीं समझ में। तो बेसिकली क्या हुआ, उस बंदे को अकाउंट्स आता नहीं है, अकाउंटेंट वो रख नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल इंफॉर्मेशन लिखेगा, इतना का परचेज किए, इतना का सेल किए, तो डिफरेंस इज माई प्रॉफिट,
उसमें एक स्टाफ रख रखा है, उसको सैलरी दी है, उसको और हटा दो, जो बचा वो मेरा प्रॉफिट, वो उस तरह ही निकालेगा। तो दैट इज द सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और पूरे साल भर और फर्दर आगे भी तुम लोग वही समझोगे, डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर है? और कुछ हम लोग आज नहीं समझ रहे हैं, इतना ही रहने देते हैं, इतना गो थ्रू करके रखना। और अभी एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता है जो हम समझाए, उसके बाद तुम लोग को छुट्टी दे। जैसे ये मेरे को बताना, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तेरा नाम क्या है? तन्वी? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कौन सा account? तुम मेरे को बता। अमन? सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ओनली नेम। सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग अभी अभी डिस्कस किया हम, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। ये नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसीलिए अभी नहीं समझे, बस थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया। अच्छा वंशिका तुम बता। अच्छा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर करें, क्योंकि उसमें भी देख हम यहाँ पे टिक लगाए ना, इसको समझना होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक छोटा सा पार्ट ये लिख लो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होगा ना, उसमें दो डिवीजन आ जाएंगे पहले ही। और ये दो डिवीजन क्या आएंगे पता है? हम लोग जब भी कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे सपोज कर लो अभी ये वंशिका, वंशिका क्या है ना, अपने घर के नीचे गई और इसको कुछ चॉकलेट्स खरीदनी थी, और ऑब्वियस हुआ तो वो दुकानदार घर के नीचे, ये तो जानता था इसको, तो ये चॉकलेट्स ले ली वहां से और बोले ठीक है आप पापा से पैसा, तो क्या बोला जाएगा इस ट्रांजेक्शन? कैसे लिया? क्रेडिट में लिया ना, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और एक ये भी तो हो सकता था, गई चॉकलेट्स ली, कैश दी और चॉकलेट ले ली, कैश ट्रांजेक्शन। बिजनेस में भी ऐसा होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने सप्लायर्स लोगों से, सप्लायर मतलब क्या होता है? जिससे गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, और सप्लायर को क्या बोला जाता है पता है टेक्निकल लैंग्वेज में? क्रेडिटर्स। सप्लायर मतलब जिससे गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर क्रेडिट में खरीदते हैं तो उसको अपने क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। सप्लायर तो आप जो गुड सप्लाई कर रहे हो उसको बोलोगे, अगर कैश में दे रहे हैं तो भी वो सप्लायर है, क्रेडिट में दे रहे हैं तो भी सप्लायर है। अगर आप क्रेडिट में खरीदते हो तो वन इज नोन एज द क्रेडिटर। आप जो गुड्स खरीदते हो बेचते भी तो हो, तो बेचोगे भी तो आप क्या करोगे? तो बेचोगे, उसको क्या बोला जाता है? कस्टमर्स। कस्टमर्स मतलब जिस पर्सन को तुम गुड्स बेच रहे हो, तुम कैश में भी बेच सकते हैं, क्रेडिट में भी बेच सकता है। द वन हु इज इन परचेजिंग फ्रॉम यू इज योर कस्टमर। अगर तुम गुड्स क्रेडिट में बेचता है उस पर्सन को क्या बोला जाए? डी ई यू आर, बी साइलेंट हो। ठीक है, डेटर बोलते हैं, डेप्टर नहीं बोलते। ठीक है, डेटर। अब अपने आ जाता है, ये सब भी अपने लिखेंगे हम, तुम लोग को सब डेफिनेशन लिखाएगा समझाएगा, अभी जस्ट लेमन लैंग्वेज में तुम लोग को एक क्रिएट कर रहा है सेंस, क्या इसका ये मतलब होता है, ये मतलब होता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और अपने को ना अकाउंट्स इस तरीके से समझना है, जैसे सपोज कर ले कि ये जो व्हाइट व्हाइट रोशनी आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट ना, सबको पता है। तो हम लोग को अकाउंट्स में भी ऐसा ही हो जाना है आने वाले 3-4 साल के अंदर, कि ये तो अरे ऐसा तो होता ही, हमको क्या है इसमें, कुछ नया चीज थोड़ी है। तुम लोग को धीरे धीरे वैसा कर लेना है अकाउंट। वैसा करने के लिए एकदम लेमन लैंग्वेज में चीजों को समझते हुए चलो, घर में जाके चीजों को जब भी नेक्स्ट क्लास आओ पढ़ो, तो आराम से हो जाएगा। बस हम यही चाहता कि ऐसा हो जाएगा, ये तो पता ही है मेरे को, कोई नया चीज थोड़ी है। राइट? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अगर हम बात करें तो पहले देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस क्या होंगे। ट्रांजैक्शंस दो ही हो सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो फर्स्ट वन वी आर टेकिंग कैश ट्रांजैक्शंस, और सेकेंड वन वी आर टेकिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो अब अपने आ जाते हैं सर, ये जो कैश ट्रांजैक्शंस है या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करिए ना। देखो जनरली एक चीज समझना, हम लोग जनरली दुकान से जाके सामान ले आते हैं, उसमें कोई बिल वाली बात नहीं आती है। ठीक है, जानते हैं छोटा मोटा रेगुलर चीज का खर्च ले लेते हैं। लेकिन अगर सपोज कर ले कि तुम मोबाइल लेने गया, तो मोबाइल जब लेने गया तो मोबाइल वाला तुमको क्या करता? मोबाइल दिया, पैसा लिया, बस इतना ही काम किया।
और क्या करता है, एक बिल देता है। तो तुम तो उसको बिल बोल दिए, अकाउंट्स के लैंग्वेज में समझोगे तो सोफिस्टिकेटेड होना पड़ेगा। भाई वो बिल नहीं है, वो क्या है। अगर तुम टैक्स के लैंग्वेज में चले जाओगे ना, तुम घर में जाके देखना कोई बिल होगा तो उसमें टैक्स इनवॉइस दिखा है। ठीक है, हम लोग उसमें भी नहीं जाएंगे, टैक्स के लैंग्वेज में नहीं जाना है। कैश मेमो बोलते हैं, अगर हम लोग कैश मेमो बोलते हैं, अगर हम लोग कैश पैसा दे के ले, ठीक है। और अगर सपोज कर लो हम लोग क्रेडिट में लेते हैं, तो इन सच केस उसको क्या बोला जाता है, उसको बिल बोला जाता है, उसको इनवॉइस बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, अगर कैश ट्रांजैक्शंस की मैं बात करूं तो यहां पे कैश मेमोज होंगे। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं, कैश मेमोज, वाउचर्स भी होते हैं। वाउचर्स, वाउचर्स मतलब बाद में समझाएगा जब कैश बुक ये सब करवाएगा। तो वाउचर्स क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी को कैश पेमेंट करता है तो ये एक डॉक्यूमेंट के थ्रू करता है और उस डॉक्यूमेंट को वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है, वाउचर्स, कैश मेमो एटसेट्रा। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए क्या हो जाएंगे, बिल्स, इनवॉइस एटसेट्रा। तो बस ये ध्यान रखना, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो कैश ट्रांजैक्शंस में कैश मेमोज, वाउचर्स एटसेट्रा आ जाते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में बिल्स, इनवॉइस ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना और कुछ याद नहीं रखना है, और जितना मैंने अभी बताया है उसको गो थ्रू करके रखना। नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ी बहुत थ्योरी और डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास माइट भी हम लोग रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल स्टेज में चले जाएंगे, जहां पे तुम लोग जर्नल एंट्रीज एटसेट्रा प्रैक्टिकल पार्ट है वो सीखेंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अपने क्लास अभी प्लान किया था ना सैटरडे, कितना 5:30 ना, सैटरडे 5:30 और ट्यूसडे 5:30।